Yes, good morning everyone. Welcome back again on new video of the same chapter NPO. आप सोच रहे होंगे सर अभी कितने वीडियोस और बाकी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एनपीओ का एक लास्ट वीडियो है और इन क्वेश्चंस के बाद में हमारे एनपीओ के जितने भी एडजस्टमेंट्स होंगे सब कंप्लीट हो चुके होंगे। तो अब इसके बाद में आपको करना क्या पड़ेगा, जो आगे प्रैक्टिस लॉन्ग क्वेश्चंस हैं केवल वो बचेंगे, तो वो आप रेगुलरली बेसिस पे जैसे मैंने आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करके बताया था उसी तरीके से आप अपनी तैयारी रखेंगे। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी तो उन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को आप इलस्ट्रेशन की हेल्प से देख के भी समझ सकते हैं। अदरवाइज यदि ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो आप उनसे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था दैट वाज कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। इसके हमने दो क्वेश्चंस पहले कर लिए थे। नाउ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 24। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम क्यों लगभग सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसका लॉजिक एक ही है कि हर एक क्वेश्चन में जो छोटी मोटी चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों के लिए आप अच्छे से अवेयर हो जाएं ताकि लॉन्ग क्वेश्चंस करने में आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। इसीलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारा जो नया क्वेश्चन है दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑफ द कंज्यूमेबल आइटम्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इस आइटम्स का अमाउंट निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। यदि ये वाला फॉर्मूला आपने याद कर लिया या अच्छे से समझ लिया तो कंज्यूमेबल आइटम्स में ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाए। ओके, तो चलिए देखते हैं अब इस हमारे नए क्वेश्चन में क्या नई चीज आई है जो मैं आपको करवा रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नई चीज आ रही है तो ही हम उसे कर रहे हैं। तो क्या ऐसी नई चीज आई है देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन द अमाउंट दैट will prepare against the item stationery account in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 means that इस illustration में हमें केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए बोला है, क्या नहीं बनाने के लिए बोला? ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने जैसे क्वेश्चन ने बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो बना लिया, और जो बैलेंस शीट इसने नहीं पूछी वो मैं आपको ओरली समझा दूंगा क्योंकि अभी तक आपको लास्ट क्वेश्चन से समझ में भी आ गया होगा कि बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम्स कौन कौन से एडजस्टमेंट्स जाते हैं। ओके, तो चलिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें गिवन है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आपको पता है किया हुआ है आपने। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ठीक है, बट हमें हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले ये नहीं चाहिए। या तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, या फिर हमें चाहिए परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। इन दोनों में से जो भी चीजें होंगी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था यदि पेमेंट गिवन होगा तो सारे एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखेंगे जो भी क्वेश्चन में होंगे, और यदि परचेजेस गिवन होगी तो मैंने बताया था परचेजेस गिवन होगी तो ऊपर वाले आइटम से मतलब नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके, हमें केवल परचेज के बाद वाले आइटम से मतलब है। ओके, तो ये तो आपके एडजस्टमेंट्स गिवन थे। अब देखते हैं क्या हमें इंस्ट्रक्शन गिवन है आगे। ड्यूरिंग 1819 पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹1,26,000। तो आपको क्या गिवन है, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो अब यहां से स्टार्ट करेंगे ना कि परचेजेस से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था या तो क्वेश्चन पेमेंट मेड से स्टार्ट होगा या फिर क्वेश्चन परचेजेस से स्टार्ट होगा। तो यहां पर किससे स्टार्ट हो रहा है, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है स्टेशनरी या फिर जो भी कंज्यूम्ड आइटम निकालते हैं वो आइटम हमेशा एक्सपेंडिचर में जाता है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर में हम लिखते हैं टू पेमेंट मेड। टू पेमेंट अभी जगह नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप जब सॉल्व करेंगे तो जैसा कि हम लिखते आए हैं लॉन्ग में आप पूरा वो लिखेंगे पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। द अमाउंट विल बी 1,26,000। ओके, ये हमने लिख दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसमें पुट करते जाएंगे। तो पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन था, पेमेंट हमने लिख दिया 1,26,000। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो जो टर्म्स गिवन हो वो करेंगे और जो नहीं होगी उनको छोड़ते जाएंगे। तो अगली टर्म है आपके पास ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स।
चलिए देखिए, क्रेडिटर्स गिवन है आपको, ओपनिंग भी गिवन है और क्लोजिंग भी गिवन है। ओपनिंग लेस करते थे क्योंकि ओपनिंग का मतलब पिछले साल से रिलेटेड, तो पिछले साल से रिलेटेड हम लेस करते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो लेस कर देंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस 30,000 रुपीज, ठीक है। देन ऐड करते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि क्लोजिंग क्रेडिटर्स इस साल से रिलेटेड होते हैं। तो 24,000 हम कर देंगे ऐड, ओके। फिर क्रेडिटर्स का टर्म हो गया हमारे पास, क्रेडिटर्स के एडजस्टमेंट हो गए। फिर देखिए हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्रेडिटर्स के बाद में अगले एडजस्टमेंट्स क्या आते हैं? ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे क्रेडिटर्स और स्टॉक के अलावा कोई भी एडवांस टर्म नहीं दिख रही। इट मींस हमारे पास एडवांस नहीं है, इस क्वेश्चन में एडवांस नहीं है तो उसे छोड़ देंगे, मैंने बताया था आपको। तो ये सब करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? परचेजेस मिल जाएगा। तो चलिए परचेजेस कितना आएगा? परचेजेस 126 माइनस 6 दैट विल बी 1,20,000, ओके। चलिए तो हमने क्या कर लिया? क्रेडिटर्स वाला कर लिया, हमने क्या कर लिया? पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर कर लिया, ओके। अब देखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए कैश परचेजेस यदि होगा तो हमारे पास आएगा टोटल परचेजेस। चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ है। स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी, बिल्कुल है, लेकिन अमाउंट गिवन नहीं है, अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां लिख देंगे हम ऐड कैश परचेज। मैंने कहा था आपको क्वेश्चन में होगा तो हम लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। जैसा कि हमारे फॉर्मूले में था ऐड कैश परचेजेस और फिर हमारा आता था टोटल परचेजेस। तो कैश परचेज की इंफॉर्मेशन गिवन तो है बट अमाउंट गिवन नहीं है, तो इसे हमें वर्किंग नोट की हेल्प से निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन। स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। मींस दैट जो कैश परचेजेस है वो टोटल परचेजेस का कितना परसेंट है? 20%। चलिए देखते हैं। तो आपको पता है यहां तक अपन ने जो परचेजेस निकाला और इसमें जो कैश परचेज ऐड कर देंगे तो हमारे पास कौन सा परचेज आएगा? टोटल परचेज। तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? जो परचेज हमने कैलकुलेट किया प्लस जो कैश परचेज हमें निकालना है, ये दोनों मिलके कौन सा परचेज हो जाएगा? टोटल परचेज। सिंपल। अब इसको आगे सोल्व करने से पहले मैं आपको वापस से 11th क्लास की याद दिला दूं। हमने जो चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर याद करो जो स्मॉल क्वेश्चंस हुआ करते थे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। इट मींस कई बार हमें उन क्वेश्चंस में जो प्रॉफिट गिवन होता था वो कॉस्ट पे गिवन होता था, कई बार सेल्स पे गिवन होता था, यदि आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके से निकलेगा। यदि परसेंटेज डायरेक्टली उस टर्म पे गिवन है जो क्वेश्चन में दी हुई है तब तो दिक्कत नहीं है, बट यदि परसेंटेज किसी ऐसी टर्म पे गिवन है जो क्वेश्चन में नहीं है तो याद करो उसे एज्यूम करते थे, एक्स मान के करते थे। चलो देखते हैं क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, चेक करते हैं, वापस से देखते हैं। स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। तो एक बात बताइए, जो 20% है वो किसका है? टोटल परचेजेस का। क्या हमें टोटल परचेज गिवन? नहीं, क्योंकि टोटल परचेज तो हमें निकालना है। तो जो चीज हमें गिवन नहीं है उस पे परसेंटेज बोले तो हमें उसे क्या मानना पड़ेगा? एक्स। तो टोटल परचेज कितना है? एक्स है। फिर बोल रहा है परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑफ द टोटल परचेजेस। तो यदि हमने टोटल परचेज को एक्स माना तो कैश परचेज इसका कितना परसेंट होगा? 20%। तो इसका 20% होगा तो क्या मैं इसको x/5 लिख सकता हूं? अब आप सोचेंगे कि सर ये x/5 कैसे आया, तो देखते हैं बेटा, जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो समझ गए होंगे। टोटल परचेज x है, इसका 20%, तो इसका 20% सॉल्व करेंगे, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, तो इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x/5। क्लियर है? तो मतलब टोटल परचेजेस x का 20% जो कि कैश परचेजेस है, तो कैश परचेज कितना होगा? x/5, ओके। प्लस परचेजेस बेटा यहां पर तो जो परचेज हमने निकाल ली 1,20,000, क्योंकि 120 परचेजेस तो ये गिवन है ही ना, हमें निकाल ली हमने। कैश परचेज हमें निकालनी है और जैसे कैश परचेज निकल जाएगी तो टोटल परचेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
तो चलिए परचेज कितनी गिवन है आपको 1,20,000। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बताइए क्या करना है हमें। 1,20,000 को आप यहीं रहने देंगे और इस x/5 को उधर ले जाएंगे। तो जब ये x/5 उधर जाएगा तो ये प्लस का साइन किसमें बन जाएगा -x/5। ओके 120 यहां हमने रखा, ये इज इक्वल टू का साइन यहां पे रखा, x एज इट इज यहां आ गया और ये जो वेरिएबल था इसको हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, तो x - x/5। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं तो 1,20,000 इज इक्वल टू 4x/5। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 4x/5 मिलेगा। इसको हम और सॉल्व कर रहे हैं तो होगा बेटा 1,20,000 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इंटू 5 इज इक्वल टू 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर हम देखेंगे 6 लाख इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू 6 लाख अपॉन 4, दैट विल बी 1,50,000। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 1,50,000 और x हमने क्या माना था टोटल परचेज। इट मींस हमारे पास टोटल परचेज कितनी आ गई 150। तो एक बात बताइए, यदि हमारे पास टोटल परचेजेस 150 आ गई तो क्या कैश परचेज नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 150 में से 120 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 30,000। ये अपना हो गया बेटा कैश परचेज। क्लियर है बेटा? वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने 11th में किया था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। काफी क्वेश्चंस किए थे हमने, उसी पैटर्न पे हमने निकाल लिया। फॉर्मूला हमारा वही अप्लाई हो रहा है, कोई टर्म गिवन नहीं थी तो हमने वर्किंग नोट की हेल्प से कैलकुलेट कर लिया, कोई नई चीज नहीं है बेटा। ओके नेक्स्ट, अब टोटल परचेज आने के बाद बेटा हमारे फॉर्मूले में अगली टर्म क्या थी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। क्या क्वेश्चन में है चेक करते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 40,000 एंड 58,000। जैसा कि आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक क्या करते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं, इसका लॉजिक मैंने बता दिया था। ओपनिंग स्टॉक इस साल में यूज आएगा, तो इस साल में यूज आएगा तो करंट ईयर से रिलेटेड हो गया, तो इसे ऐड कर देंगे। तो ऐड ओपनिंग स्टॉक, जैसा कि फॉर्मूले में भी गिवन है बेटा आपको ऐड ओपनिंग स्टॉक। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो कोई चीज का तो मैं यही कहूंगा कि जो चीज फिक्स है आप उसको लर्न कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो वेल एंड गुड। ओके तो ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है हमें, कितने रुपीस 40,000, तो 40,000 आप यहां पर ऐड कर देंगे। और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे हमें करना है लेस, तो क्लोजिंग स्टॉक अगले साल में यूज आएगा तो इसे हम लेस करेंगे 58,000। ये लीजिए बेटा। ओके चलिए अब बताइए क्वेश्चन में क्या टर्म्स बच गई। कोई जरूरी नहीं है कि फॉर्मूले में जितने भी टर्म्स हैं सारी क्वेश्चन में आए, ये मैं आपको बता चुका। तो जो जो टर्म्स क्वेश्चन में हैं उन टर्म्स को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करते जाएंगे, जो नहीं होंगी उन्हें छोड़ देंगे हम। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी कर दिया हमने। अब देखते हैं हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ ओपनिंग स्टॉक भी हो गया क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया। सेल ऑफ गुड्स कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया आपके सामने। सेल्स कहीं गिवन नहीं है, इट मींस जो चीज गिवन नहीं है उसे हम नहीं करेंगे, तो अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसका फाइनल टोटल करके हम मेन कॉलम में लिख देते हैं 150 प्लस 40 माइनस 58, तो इसमें 18 और लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा 1,32,000। तो बेटा ये 1,32,000 वो अमाउंट है स्टेशनरी का जितना हमने इस साल कंज्यूम कर लिया यूज कर लिया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, क्योंकि पूछा हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर था। लेकिन यदि बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करना होता तो क्या करते आपको पता है, मैं फिर बता देता हूं बेटा। ये आपके एडजस्टमेंट्स हैं। ओपनिंग क्रेडिटर्स पिछले साल के हैं तो ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, क्लोजिंग क्रेडिटर्स इस साल के हैं तो इस साल की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ओपनिंग स्टॉक 40,000 पिछले साल का था, यूज इस साल आएगा लेकिन था पिछले साल का, तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा एसेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक इस साल का है, यूज अगले साल आएगा लेकिन है इस साल का, तो बैलेंस शीट में तो अपन जिस साल का है वो ही देखेंगे, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कब यूज आएगा वो देखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक इस साल का है तो इस साल की बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपका बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 24 कंप्लीट। बेटा इस क्वेश्चन में कोई नई चीज जो आपको दिख रही है वो केवल ये वाली थी, इसके अलावा और कोई भी नई टर्म नहीं थी, केवल फॉर्मूले के बेस पे हमने वैल्यूज
पुट की हैं। ये हमने कैसे निकालना सीखा ये मैं आपको बता चुका, 11th में भी हमने पढ़ा था। तो केवल ये वाली नई चीज थी, बाकी और कहीं नई चीज नहीं थी। ओके, तो ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 24। अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 25। यस, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 25 से, जो कि हमारे एडजस्टमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन करने के बाद मान लीजिए अपना एनपीओ चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाली क्लासेस में दिए थे उसी अकॉर्डिंग वापस से आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। बस उन लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या नई चीज़ आएगी, ये जो एडजस्टमेंट हमने पढ़ा है कंज्यूम्ड वाला, ये एडजस्टमेंट और ऐड होके वहाँ आ जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 25। देखते हैं क्या पूछे इस क्वेश्चन में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट पूछा है हमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा है ऑफ रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। वापस से इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब क्या नहीं पूछा गया, बैलेंस शीट नहीं पूछी गई, क्योंकि अभी हम इंडिविजुअल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन बैलेंस शीट हमसे पूछे, लेकिन फिर भी हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। बैलेंस शीट में भी इस क्वेश्चन में भी आपको ओरली बता दूंगा, क्योंकि वही टर्म है जो बार बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में जा रही हैं और आपको भी पता चल गया होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको कहा था ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है, इस फॉर्मूले में जो भी टर्म है अपन उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो ये जो इतनी सारी टर्म्स गिवन है इस क्वेश्चन में, हमें सबसे पहले क्या चाहिए क्वेश्चन में, या तो हमें गिवन होना चाहिए पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, या हमें गिवन होनी चाहिए परचेजेस। यदि पेमेंट मेड गिवन है तो स्टार्टिंग से ही हम स्टार्ट करेंगे, और यदि पेमेंट मेड गिवन नहीं है, परचेजेस गिवन है, तो हम परचेजेस से स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं हमारे अकॉर्डिंग पहली चीज़ हमें क्या चाहिए, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद में हम बाकी टर्म्स को देखेंगे। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड, अभी से रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड, तो ये हमें चाहिए। इससे पहले अमाउंट पेड या पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एक ही बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टू पेमेंट मेड एंड द अमाउंट इज 91,000। पेमेंट मेड करने के बाद हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो टर्म्स थी वो हम लिखते जाएंगे। चलिए हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स। चेक करते हैं क्वेश्चन में। क्रेडिटर्स देखो लास्ट में गिवन है, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च 17, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च 18। मतलब ये ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 31 मार्च 17 और ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 31 मार्च 18। ओके, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स 31 मार्च 17 जो है, ओपनिंग क्रेडिटर्स को क्या करते हैं हम लेस करते हैं, क्योंकि ये पिछले साल से रिलेटेड हैं, तो लेस कर देंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स, और ये अमाउंट है आपका बेटा 37,000। क्लोजिंग क्रेडिटर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स को हम ऐड कर देंगे, दैट इज 45,000। इज इट क्लियर? तो हमने क्या किया, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो टर्म्स हमें चाहिए वो हम पुट करते गए। सबसे पहले पेमेंट मेड हमने निकाला क्वेश्चन में से, फिर हमने क्रेडिटर्स निकाले क्वेश्चन में से। अब चेक करते हैं कि एडवांस गिवन है क्या। अगली टर्म फॉर्मूले में एडवांसेस हैं, क्वेश्चन में देखिए कहीं पर भी एडवांसेस हैं क्या, बिल्कुल नहीं है। तो जो चीज़ नहीं है उसे हम नहीं लिखेंगे, दैट इज क्लियर। तो एडवांस छोड़ के फिर क्या आएगा अपने पास, परचेज आएगा। तो चलिए यहाँ तक का करते हैं कि परचेजेस कितना आ रहा है अपने पास। लेट्स सी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेजेस, और परचेजेस आपका होगा 99,000। 91,000 माइनस 37 प्लस 45, जब आप ये करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 99,000। आगे चलते हैं। परचेजेस के बाद में हमें फॉर्मूले में गिवन है कैश परचेजेस। चेक करते हैं कैश परचेज बिल्कुल गिवन है आपको। तो कैश परचेज गिवन है 40,000, और कैश परचेज क्या करना होता है, ऐड करना होता है। और जैसे ही हम कैश परचेज को ऐड कर देंगे हमारे पास टोटल परचेज आएगा। कैश परचेज 40,000, तो टोटल परचेज हमारे पास आएगा 1,39,000। बेटा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर,
केवल जो अपना फॉर्मूला है वो ही अप्लाई कर रहा हूँ। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो टर्म्स गिवन है वो मैं क्वेश्चन में देख रहा हूँ और उसे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ओके, चलिए अब हमारे पास जैसे ही टोटल परचेज आया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, उसके बाद हमने देखा हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। चेक करो क्वेश्चन में है क्या, बिल्कुल है। ये रहा स्टॉक 31 मार्च 17 ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च 18 दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक 50,000 है। मैंने आपको बताया था ओपनिंग स्टॉक इस साल यूज़ करेंगे तो ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमने ऐड कर दिया 50,000 रुपीज़, और क्लोजिंग स्टॉक 55,000 अगले साल यूज़ आएगा तो हमें इसे लेस करना पड़ेगा। तो लेस क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 55,000। ओके, ओपनिंग स्टॉक मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया। इज इट क्लियर? ये करने के बाद हमें क्वेश्चन फॉर्मूले में गिवन है सेल ऑफ गुड्स बुक वैल्यू। चेक करते हैं ऐसा कुछ गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है बेटा। इस क्वेश्चन में जनरली आप देखेंगे सारी टर्म्स गिवन है आपको, बस केवल एडवांसेस गिवन नहीं है जो कि लास्ट क्वेश्चंस में हम कर चुके, बट इस फॉर्मूले में मोस्टली टर्म्स गिवन है। जो सेल ऑफ गुड्स अभी तक नहीं आया था वो इस क्वेश्चन में आ गया। तो स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू 50,000 और हमने बेचा 56 में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर केवल और केवल लेस कब करेंगे, जब बुक वैल्यू गिवन होगी, और बुक वैल्यू गिवन नहीं होती, केवल ये प्राइस ही गिवन होती, तो हम इनकम साइड में दिखाते सेल ऑफ वॉट एवर आइटम जो स्पोर्ट्स मटेरियल 56,000। ओके, बट इस क्वेश्चन बुक वैल्यू गिवन है, तो जब बुक वैल्यू गिवन होती है तो हमें यहीं से ही इसे लेस करना होता है, जैसा कि फॉर्मूले में गिवन है सेल ऑफ गुड्स बुक वैल्यू। तो यहाँ लिख दीजिए लेस सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दैट इज 50,000। ये लीजिए बेटा, अपने फॉर्मूला पूरा कंप्लीट, और ये हमारी टर्म्स भी सारी कंप्लीट। चलिए देखते हैं फाइनल आंसर क्या बचेगा हमारे पास। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा बेटा 139 प्लस 50 दैट विल बी 189। 189 में आप लेस कर दीजिए 1,89,000, 89 में 5,000 जाएंगे तो बचेंगे 84,000। तो 84,000 वो अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है जो हमने इस साल कंज्यूम किया है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट। यदि बैलेंस शीट इसमें बनाते तो कौन कौन सी टर्म्स जाती, जैसा कि आपको पता है जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो जाते हैं बैलेंस शीट में। तो इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स थे, एक तो बेटा इसमें से जाता अपना स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट्स में, जैसा कि आपको पता है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में ओपनिंग क्रेडिटर्स, और जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं वो इस साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। बट इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था, फिर मैंने आपको बता दिया, जैसा कि आप करते आए हैं वैसे ही इसमें भी एडजस्टमेंट्स होंगे। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमने एनपीओ के जितने भी एडजस्टमेंट्स थे वो सब कंप्लीट कर लिए। अब बस केवल और केवल आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये चैप्टर आपका क्लियर होगा। तो इसके बाद में जो भी क्वेश्चंस हैं आप रोज़ फिक्स कर लें, 1-2 क्वेश्चन रोज़ मुझे करने हैं। आप उससे पहले एक बार इलस्ट्रेशन खुद बिना देखे सॉल्व करें, सॉल्यूशन फिर चेक करें, फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप यदि 1-2 क्वेश्चन रोज करेंगे तो मैं आशा करता हूँ आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जो भी डाउट्स है उसके लिए ये टीचर आपके लिए अवेलेबल हमेशा है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी, बी सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।